गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। ये टॉपिक है आपका, इसे ध्यान से देखिए और बस। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरमंडल का जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ जी, जी जी सभी को नमस्ते। पहले आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे 1 मिनट में। हाँ। हम्म। चलो, तो अब तो सब आ गए हो बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर सेशन। हाँ जी, आज हम ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये जो होता है ना, इनके उपसौर क्या है, अपसौर क्या है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। हाँ। जी जी। और पृथ्वी की गतियाँ खत्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे अक्षांश देशांतर का चैप्टर। ओके। हाँ। जैसे ही ये वाला चैप्टर हमारा होगा वो कवर, पृथ्वी की गतियों वाला, तो हम अक्षांश देशांतर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके। तो अच्छा, तो स्टार्ट करें ना फिर सेशन। बढ़िया, सभी आ जाओ। चलो बहुत अच्छा, सभी आ गए हैं, बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया ना, अपसौर, उपसौर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, युति, व्युति। फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और तो हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर के विषय में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलो, तो अब स्टार्ट करें बहुत अच्छे से। पृथ्वी की गतियाँ। हम्म, पृथ्वी की गतियाँ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे मोशन ऑफ अर्थ। ठीक, लिखो इंग्लिश में। ये लिखा मोशन ऑफ अर्थ। अब पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। ठीक है। हाँ, पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे मैम 2 प्रकार की गतियां हैं। 1 मिनट। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, तो आप बोलोगे मैम कौन कौन सी। मोशन ऑफ अर्थ। ये जो मोशन ऑफ अर्थ है ना, ठीक, ये एक तो होता है रोटेशन, घूर्णन, ये रोटेशन, और एक है रिवोल्यूशन।
इसे बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है। अब पृथ्वी, अब इनके बारे में एक एक करके हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे कि घूर्णन की डेफिनेशन क्या होती है। रोटेशन की डेफिनेशन इसमें है, देखो, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष कैसे घूमना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना। समझ में आया? पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष, इसकी डेफिनेशन होगी पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमना क्या कहलाता है, पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। है ना? और इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इस घूर्णन को ही क्या कहते हैं, इसे दूसरे नाम से, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम ये लिखा, इसे परिभ्रमण गति भी कहते हैं, गति भी कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर, और इसी की वजह से, घूर्णन की वजह से क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। तो इसी कारण पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर क्या हो रहे हैं, दिन व रात हो रहे हैं। लिख लिया अपनी कॉपी में? हम्म। चलो बताओ सबने। हाँ, कमेंट्स। मैम सिलेबस कम कंप्लीट होगा सचिन, अभी तो आपके एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, इनके बारे में भी तो पढ़ाऊंगी, तो बस उसके बाद ख़त्म करवा देंगे कोर्स, क्यों टेंशन लेते हो, इंग्लिश में लिखेंगे। समझ आया? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ rotation is the movement of earth on its axis, on its axis, the earth rotates on its axis the earth rotates on its axis from west to east, from west to east. Rotation is responsible for, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिन व रात के लिए, है ना? रोटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर rotation is responsible for the cycle of day and night.
ओके, याद रखना है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग, ये और मैं बता दूं, एक चीज और लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व लगभग 23 घंटे 56 मिनट और कितने सेकंड का रोटेशन करती है, 4 सेकंड में अपना जो घूर्णन है वो पूरा करती है। ठीक है, वे 4 सेकंड में 4 सेकंड में घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन पूरा करती है। अर्थ रोटेट्स कितने में घूर्णन पूरा करती है, 23rd आवर्स 56 मिनट 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ आया? ठीक है ना। अब मैं आपको घूर्णन की पोजीशन बता दूं। सपोज करो ये अर्थ है, इधर आओ। ये अर्थ है, सपोज करो ये इसके एक्सिस है ना। अब देखो ये कैसे घूम रही है, समझ आया? क्या बनाया मैंने, अर्थ। अब ये जो आपका घूर्णन कर रही है, आप ये याद रखेंगे कैसे कर रही है, ऐसे और ये है, ऐसे करी तो ये हो गया घूर्णन, रोटेशन की पोजीशन। रोटेशन की वजह से ही दिन रात होते हैं, पृथ्वी कैसे घूमती है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब हम परिक्रमण की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी जी, राम अवतार नमस्ते। ठीक है, हाँ। अब मैं इसे रोटेशन, आपने पहले ये लिखो कि मैप दिखाती हूँ आपको। अरे इसका मैप है तो, लेकिन आज मैंने लिया नहीं यहाँ पे। कल दिखा दूँ मैप, आज मैप लाना, दिखा नहीं। हाँ मैप कल दिखा दूंगी इसका। हाँ, अब परिक्रमण की डेफिनेशन ऐसे ही सेम टू सेम, क्योंकि ये घूर्णन की डेफिनेशन थी, घूर्णन कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे हम परिक्रमण की, कि परिक्रमण को इंग्लिश में देखो ध्यान से, कि करके लिखो। परिक्रमण को बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, ये अपने अक्ष पर घूमती हुई, अपने अक्ष पर घूमती हुई, ध्यान देंगे, अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। परिक्रमण गति कहते हैं।
इसे परिक्रमण परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, हाँ अब दोबारा लिखते हैं रिवॉल्यूशन। डेफिनेशन, while rotating on its axis, the earth also revolves around the sun. Revolves around the sun. ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में बताओ कितना टाइम लगता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में ये अलग याद रखना है कि सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, ये याद रखने दिन वगैरह। ठीक है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट। पाँच घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड का समय लगता है। वे 46 सेकंड का समय लगता है। कंप्लीट इट्स वन रोली। रिवॉल्यूशन in 365 days, 5 hours, 5 hours, 5 hour 40 minutes, and 46 सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसका मैप कैसे बनेगा। ये मान लो ये सन है, ये क्या है? सन। ये हानि अगले पे बताऊंगी, पहले तुम लिख लो इसे अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने? हाँ, मैम ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ, बारिश हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे आते हैं। देखो मैप बनाना है, मैप आगे बताती हूँ मैं। तो रिवोल्यूशन में याद रखना कि जो ये है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, ये वाले घंटे याद कर लेना, है ना। और ये ऊपर का याद कर लेना कि अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। ये आपको याद रखना है।
कि वो अपने अक्ष पर घूमती भी। परिक्रमण में याद रखना, परिक्रमण में क्या याद रखना है कि परिक्रमण में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके परिक्रमण में? सूर्य के चारों ओर। आगे आते हैं, यहां बनाओ सन। सन बना लिया। अब ये बनाओ अर्थ। ठीक, ये अर्थ है। अब ये जो है, ये ऐसे करके ना सूर्य के चारों ओर, तो यूं ये सूर्य के चारों ओर घुमा दिया हमने। घुमा दिया नहीं घुमा दिया? बस ये अर्थ है, अर्थ। तो ये परिक्रमण में सूर्य के चारों ओर ये होता है रिवोल्यूशन। ये है रिवोल्यूशन का मैप। ओके, अब आता है दूसरी बात। सीजीगी क्या है? सीजीगी देखो, युति, पहले तो युति लिखो, युति की डेफिनेशन। युति को इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्यों कौन आ रहा है? चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। व्हेन द मून इज डायरेक्टली, when the moon is directly in line between in earth and the sun। ठीक, ये याद रखना है। कैसे? अभी मैं बताती हूँ। मैप बना के बताना पड़ेगा, वो मैप मुझे आगे बताना है। पहले अपनी कॉपी में लिख लो यहाँ तक। ठीक है, युति में क्या हो रहा है? हाँ, याद रखना सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ रहा है, कि युति में चंद्रमा आ रहा है। हाँ जी। अरे दिल्ली में भी आज बारिश हो रही है। हाँ, मेरे पास तो एक 11 बजे से हुई थी, पौने 12 बजे तक हुई है। ठीक, ये आपको याद रखना है। हाँ, बस युति की सिर्फ आपको इतनी डेफिनेशन याद रखनी है, कुछ नहीं याद करना, ना कुछ सोचना, दिमाग में लगाना ही नहीं अपना दिमाग कहीं और। बस इतना याद कर लो, अच्छा युति की डेफिनेशन ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, बात खत्म। के अलावा दिमाग नहीं लगाना फालतू में, बस इतना ही इनफ है। और हो सके तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्या पता ना भी पूछे। ठीक, अब देखो सन है, मैप से याद कर लो, युति में सन, सन बना दिया। यहाँ मून बना दो, बीच में चंद्रमा ही तो आ रहा है, बीच में चंद्रमा ही तो आ रहा है, और इधर अर्थ बना दो। इधर अर्थ बना दो, यही तो है। तो ये ऐसे करके है। समझ आया कि मैम? अच्छा, अब हम समझ गए। ये मैप बना दो सारे ऐसे, और ये इधर से इधर को, और ये कहाँ को जा रहा है? ये ऐसे। इतना करना, कुछ नहीं करना। ये युति की, आपको युति की जो या है युति कंजक्शन, ये युति का मैप है।
कंजक्शन की पोजीशन है कि बीच में कौन आ रहा है, कि अच्छा हम यहाँ याद रख लेंगे मैम, युति की डेफिनेशन आपने ये बताई है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ रहा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ रहा है, चंद्रमा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ रहा है, बात खत्म। बस इतना दिमाग में डाल लो। व्युति। अब एक होती है व्युति, व्युति अपोजिशन। अपोजिशन जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, इसमें क्या हो रहा है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी, व्हेन द अर्थ कम्स, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, बिटवीन द सन एंड द मून। अब देखो कैसे, सन, ये अर्थ आ गई बीच में और ये मून आ गया, यही तो है। अब की बार ऐसे बनेगा, ठीक। अब की बार ऐसे, ठीक है। इधर देखो सब ऐसे। बस इस पे तुम डेफिनेशन पे फोकस कर लेना, कौन किसके बीच में आ रहा है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना इसमें। अच्छा कि युति में आपने बता दिया मैम, ये बस दो तीन याद करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, सूर्य एक तारा है पवन, पवन, सन एक ग्रह नहीं है। ग्रह तो आपको मैंने सिर्फ 8 बताए हैं ना, तो सूरज कैसे ग्रह हो गया। हाँ, सूरज अगर आपसे पूछे सूर्य क्या है तो आप बोलेंगे सूर्य एक तारा है। पवन ठीक है, अपना सही कर लेना, सूर्य तारा है एक, तारा। हाँ भाई, एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, सूर्य क्या है आप बता देना, सिंपल, तारा है। सिजिगी, अब सिजिगी में क्या पोजीशन बनती है, इसमें जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति सिजिगी कहलाती है। क्या कहलाती है, सिजिगी, व्हेन द सन द अर्थ एंड द मून
The earth and the moon are aligned in a straight line this position is called syzygy. This position is called syzygy. ऐसे बस ये आपका पूरी हो गई है खत्म कि युति में क्या होता है। युति में चंद्रमा बीच में आता है और व्युति में क्या होता है, व्युति में अर्थ बीच में आती है और सिजिकी में ये है कि मैम ये एक रेखा में होते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। हाँ बस ठीक। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। हाँ सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन भी सेम टू सेम युति जैसी है, कोई बात नहीं अगर है तो। लेकिन आपको और सूर्य ग्रहण तो तुम्हें पता और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलर इक्लिप्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसकी देखो डेफिनेशन युति की तरह ही है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच कौन आ रहा है, दिमाग में डाल लो ये बात, यही के बीच चंद्रमा। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई या छाया बोल सकते हैं। परछाई को क्या बोल सकते हैं, छाया। ठीक है, छाया पड़े तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। सूर्य ग्रहण कब होता है बच्चा, सूर्य ग्रहण हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमावस्या को। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, ध्यान रखना, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता कि सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश ना पड़ता उस टाइम, चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, और इसका मैं मैप बना के दिखा देती हूँ आपको। मैप अभी नीचे दिखाऊंगी, पहले इंग्लिश में लिख लो। हम्म। सोलर इक्लिप्स
occurs when the moon is directly in line between earth and the sun. Earth and the sun, the moon's shadow. हम्म, किसकी शेडो? मून की शेडो किस पे पड़ गई? पृथ्वी पर. इज फॉर्म्ड एट सम प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस. बस ये है. अब इसका मैप बना दें. सूर्य ग्रहण कब होता है? जब, क्या आपको मैंने बताया कि हम हमेशा मैम याद रखेंगे चंद्रमा बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर किसकी, चंद्रमा की परछाई पड़ती है. दूसरी बात ये याद रखना, तीसरी बात ये याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है. अमावस्या, ओ, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन नहीं, सिर्फ अमावस्या को होता है. लेकिन अगर कहने लगे क्या प्रत्येक अमावस्या को होता है तो मना कर देना, प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता. ठीक. हाँ. हाँ. शिवम कुमार, युति में सिर्फ आपको एक ही लाइन याद करनी है. हाँ, ज्यादा नहीं याद करनी. हाँ जी शिवम. चलो आगे आते हैं. बस अब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी इसे हल्के में मत ले लेना तुम. ये एग्जामिनर पूछता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सूर्य ग्रहण कब होता है, क्या सूर्य ग्रहण कभी, ये सोचो इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे. और सन, मून, मून ही तो बीच में आ रहा है, और इधर अर्थ. अब क्या हुआ इसमें कि मैम ऐसे, यहां देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से, है ना. अब यहाँ पे छाया बन जाती है. यहाँ पे ये क्या बन गई? छाया. शेडो. छाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेडो. ये है. अच्छा मैम, अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की. ये क्योंकि एग्जामिनर पूछता है, पहले बता रही हूँ इसलिए याद जरूर कर लेना. चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में बताओ. ये पढ़ने वाली बातें हैं, लूनर इक्लिप्स इंपॉर्टेंट है ये. हाँ, लूनर इक्लिप्स बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या पोजीशन बनती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है. अब चंद्र ग्रहण में क्या आ रही है बीच में? चंद्र ग्रहण में बीच में क्या आ रही है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है. तो सूर्य की रोशनी न पहुंचकर
तो सूर्य की रोशनी ना पहुंचकर, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, कभी याद ना करो इसे। ना पहुंचकर पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती है। जिसके कारण चंद्रमा पर जिसके कारण चंद्रमा पर आंशिक या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। या तो थोड़ा सा होगा, आंशिक का मतलब थोड़ा सा, या पूर्ण रूप से होगा, या पूर्णतः, या पूर्णतः अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। अब चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, इस पे फोकस करो। सूर्य ग्रहण तो अमावस्या को होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा, पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। इस पे याद करना है कि रात को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है, पूर्णिमा की रात को। और सूर्य ग्रहण, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून। पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून। हम्म। तो इसमें आपको ये दिमाग में बैठा लो, इतनी मतलब ना, इनमें ना कंफ्यूजन हो जाएगा। सचिन राज जी, कल मैं मैप आपको दिखा दूंगी। हाँ, वो कल सूर्य ग्रहण का मैप, चंद्र ग्रहण का मैप सारे आपको दे दूंगी मैं। जी, कल दिखा दूंगी सारे मैप आपको। ठीक है। हाँ। हाँ, चलो क्लास का टाइम होने वाला है, जल्दी कर लो। तो अब इसके इंग्लिश में भी लिख लो। लूनर इक्लिप्स, व्हेन द अर्थ कम्स, ठीक है, ध्यान से। When the earth comes between the sun and the moon, the sun and the moon, the sun and the moon, the light of the sun barely
reaches the moon on which the shadow of the on which the shadow of the earth falls. This is called lunar eclipse. This is called lunar eclipse. Lunar eclipse always occurs on a full moon. Always occurs on a full moon. ये हो गया इसका मैप. सन, अर्थ, मून. सन, अर्थ, मून. ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये छाया, शेडो, ये हो गया आपका. अब उपसोर और अपसोर भी बेहद इंपॉर्टेंट है. बस फिर आपकी छुट्टी. जी हाँ, मैप कल ले आऊंगी मैं. बस नहीं नहीं, उपसोर और अपसोर और पढ़ लो फिर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें और कवर कर लो, फिर छुट्टी कर देंगे. बस फिर कल अक्षांश एवं देशांतर का टॉपिक होगा. उपसोर बड़ा इंपॉर्टेंट. इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उपसोर. पेरीहीलियन. पेरी लिख लेंगे, पेरीहीलियन ये बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट. ऐसे इसमें क्या होता है, ये है तो खगोलीय घटना है ना. ये इसमें ये याद रखना कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं. बस ये ऐसी खगोलीय घटना है ना, ये ऐसी खगोलीय घटना. इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के, और देखो किसके, सूर्य के अत्यंत पास होती है. अत्यंत पास होती है, सूर्य के अत्यंत पास होती, इस घटना को उपसौर कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा इसमें जो है कि पृथ्वी और सूर्य का है, पृथ्वी और सूर्य की पास है या दूर है, ये वाला चक्कर है. ऐसी स्थिति, या डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है. ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है डेट. ऐसी स्थिति
3 जनवरी को होती है। इंग्लिश वो लिख लो, खत्म है ना। व्हेन द अर्थ इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, देन दिस पोजिशन इज कॉल्ड, तब, तब की दिस पोजिशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन। क्या कहलाती है? पेरीहीलियन। द अर्थ अटेन्स दिस पोजिशन ऑन 3rd January। ठीक है। ड्यूरिंग पेरीहीलियन अर्थ, जो पृथ्वी है ना वो 147, देख लो कितनी दूर रहती है, 147 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम दी सन। सन से ही तो होगी क्योंकि सन का ही तो जिक्र आ रहा है इसमें। बस ये कहानी है, ये इंपॉर्टेंट है 147। ठीक, बस। अब अपसोर की लिख लो और खत्म। ये भी देख लेना, अपसोर ये इंपॉर्टेंट है। डेट, कौन बीच में आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है, इस पे आपको फोकस करना है। अपहीलियन, इसे मैं शॉर्ट में लिखा देती हूँ, मतलब शॉर्ट में, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर। पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर, इसमें सूर्य से क्या है? दूर, और उसमें पास है। फोकस इस पे डालना है, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर। स्थिति 4 जुलाई को, स्थिति 4 जुलाई को, और 152 मिलियन, 152 मिलियन किलोमीटर दूर होगी सूर्य से, होगी सूर्य से। इस पे फोकस करना है, बस इतना इसमें याद रखना। डेट, अधिक दूर है, पास है, ये देखना है ना। अब इंग्लिश में अपहीलियन, अपहीलियन, अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कैसे? मैक्सिमम, फ्रॉम द सन। पोजीशन 4 जुलाई को, ध्यान रखना। 4 जुलाई को, और अर्थ 152 मिलियन किलोमीटर
अवे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन। बस ये आज का टॉपिक फिनिश। उपसोर अपसोर में क्या हो रहा है, कौन बीच में आ रहा है, डेट क्या है, इस पे फोकस करना पड़ेगा और मैप मैं इन सब के कल दिखा दूंगी। ओके हाँ, अब आज का सेशन ये खत्म। हाँ, और कल हम पढ़ाएंगे आपको अक्षांश एवं देशांतर वाला टॉपिक। अब बताओ कैसे लगा? ठीक है, कल अक्षांश और देशांतर का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, कल होगा अक्षांश और देशांतर का टॉपिक, कल अक्षांश देशांतर का टॉपिक। ओके, वो करेंगे अक्षांश और देशांतर वाला। चलो तो आज का सेशन बताओ, अच्छे से याद कर लेना। और जो डेट है, कौन पृथ्वी बीच में आ रही है या चंद्रमा बीच में आ रहा है ना, ये उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, तो ये थोड़ा सा, ये उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा बस, बाकी तो सारा ठीक है तुम्हारा। ये क्योंकि ना कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, तो दिमाग लगाओगे अपने आप आ जाएगा। ओके, सेशन ऑफ करेंगे, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।